हेलो एवरीवन, वेदांत क्लासेस नैनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल की। देखो, क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर एनसीईआरटी बूस्टर कोर्स में अब तक हम लोगों ने 5 से ज़्यादा क्लासेस अटेंड कर ली है और मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सारी बातें समझाई। आज जो हम करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इसके पहले एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक टॉपिक है कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक था इसको डाइपोल के बाद देना था, क्योंकि डाइपोल के बाद आता है आपका गॉस लॉ, और गॉस लॉ और फ्लक्स ये दोनों रिलेटेड है। तो इसको यहाँ पर देने का एनसीईआरटी का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं था, मुझे लगता है कि इसको बाद में देना चाहिए था। तो क्लास में भी हम लोग इसको इसी तरीके से कवर करेंगे। पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइपोल पे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ पे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ठीक है, चलिए। डाइपोल क्या है? कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो सारी चीजें पढ़ी हैं कि चार्ज होता है, चार्ज के कारण फील्ड जनरेट होती है, उसी तरीके से डाइपोल एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जहां पर हमेशा एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू हमेशा होगी सेम। इन दोनों चार्जेस की वैल्यू हमेशा होगी क्या? सेम। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपको स्टार्टिंग से क्लासेस याद होगी तो एनसीईआरटी में ही एक्सप्लेन किया है कि द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है, सरफेस टेंशन क्यों लगता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से ही एक्सप्लेन है। और अगर ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक्सप्लेन है तो अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगर आपको याद होगा तो H में हो जाता है, H होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव। जब इनके कंपाउंड बन रहे होंगे आपस में तो यहां पर कुछ ऐसा रहा होगा हाइड्रोजन एटम और इसके साथ बाउंड होगा कौन सा एटम? क्लोरीन एटम। मतलब एक एटम पे आया होगा चार्ज पॉजिटिव का, दूसरे पे आया होगा चार्ज नेगेटिव का। मतलब दो चार्ज की स्पेसीज बनी है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। एक पे जितने का पॉजिटिव है दूसरे पे उतने का ही नेगेटिव है। तो ये जो ये HCl बना है, NaCl बना है, ये सारी चीजें क्या है? ये पोलर हैं, ये डाइपोल हैं। H2O बन रहा है, ये भी क्या है? डाइपोलर है। ये या फिर आप कह लीजिए ये पोलर एलिमेंट्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन पोलर मॉलिक्यूल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि इलेक्ट्रिसिटी में रखेंगे तो कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उनकी अपनी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो डाइपोल के कारण देखो, अगर डाइपोल का नेट चार्ज निकाले, मतलब HCl का नेट चार्ज अगर हम निकालना चाहें तो वो आएगा 0। ये क्या आएगा? Q नेट। लेकिन क्या HCl के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सोचने वाली बात है। डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है? एक के ऊपर एक नहीं है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है और इनके बीच की अपनी कुछ दूरी है। उस दूरी को हम नाम दे देते हैं क्या? 2a। उसे हम नाम दे रहे हैं 2a। और ये वाला पॉइंट को हम कह दे रहे हैं सेंटर पॉइंट। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज के दोनों ही चार्ज के सेंटर सेम हो जाए और ऐसा भी हो सकता है दोनों चार्ज के सेंटर अलग अलग हो। तो उस सिचुएशन में ये सेंटर आएगा। अच्छा, ये सेंटर कैसे निकालेंगे? दो चार्ज है, दो चार्ज का सेंटर कैसे निकालेंगे? ठीक उसी तरीके से निकालेंगे जैसा क्लास 11th में मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड होने पर सेंटर ऑफ मास निकालते थे, उसी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने पर सेंटर ऑफ चार्ज निकालेंगे। तो अगर आप इसका नेट चार्ज देखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। नेट चार्ज हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसके कारण क्या होगी? फील्ड डेवलप होगी और उसी को हम लोग इसी को नाम दे रहे हैं डाइपोल। इसको नाम दे रहे हैं डाइपोल। और इस डाइपोल के कारण प्रोड्यूस होने वाली फील्ड को हम लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप इस पैसेज को रीड करोगे तो जो बात मैंने अभी आपको बताई वही दिया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, कि ये वाला अगर फर्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो आपको डाइपोल की डेफिनेशन मिल जाएगी। थोड़ा नया चीज है इसलिए आप इसे मार्क कर सकते हो। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। देखो, जैसे डिस्टेंस को हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, L दे सकते हैं, X दे सकते हैं, Y दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन 2a नाम देने का हमारा कुछ उसका पीछे रीजन है। आप कह सकते हो कि कुछ उसका
माइंड में या फिर आगे पढ़ने में, कुछ स्टडी करने में हेल्प मिल रही होगी, इसीलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया है क्या, टू वे। जैसे इनका जो सेंटर पॉइंट आया है वो आया है बिटवीन में, इनका जो सेंटर पॉइंट आया है बिटवीन में, उसे मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ओ से। तो जो अगर सेंटर पॉइंट से इधर वाले चार्ज की डिस्टेंस देखोगे तो ये आएगी ए, और अगर सेंटर पॉइंट से इधर वाले चार्ज की डिस्टेंस देखोगे तो ये भी आएगी ए। तो ए और ए दोनों के बीच की डिस्टेंस आएगी, इसीलिए हम लोगों ने इसको 2a मान लिया है, ताकि इसको a/2 और a/2 ना करना पड़े। क्या कह रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो यहां पर आपको डेफिनेशन मिल गई किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इसे मार्क कर लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, द लाइन कनेक्टिंग द टू चार्जेस डिफाइंस द डायरेक्शन इन स्पेस ना, मतलब इनके बीच में जो लाइन कनेक्ट कर रही है ये ना, ये डायरेक्शन बना रही है। अब ध्यान सुनिए, बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू इज सेड टू बी द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। ध्यान से सुनना, कह रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वाली डायरेक्शन को हम लोग डाइपोल की डायरेक्शन कहते हैं। तो यहीं पर एक बात पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। चलो, जो डाइपोल हमने ड्रॉ किया था उसे फिर से ड्रॉ करते हैं, और अब मैं रख रहा हूं नेगेटिव चार्ज को इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज को ऑन द राइट साइड, नेगेटिव चार्ज को ऑन द लेफ्ट साइड। और उसके बाद अगर हमने ये एक ऐसा डायग्राम बनाया है डाइपोल का, देखो अगर हमने एक ऐसा डायग्राम बना दिया डाइपोल का, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट O, तो डाइपोल मूवमेंट कहां से कहां तक होगा, डाइपोल मूवमेंट या फिर डाइपोल की डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट दिया था ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है, और इसी से एक नई क्वांटिटी बनती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। डाइपोल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नाम दे रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं P से, होती है वेक्टर क्वांटिटी, और ये होता है क्या, Q टाइम्स 2a। किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उनका मल्टीपल जो होता है ये हमेशा क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। अगर इसका यूनिट निकालना चाहोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कूलम्ब मीटर मिल जाएगी ना। अगर इसकी डायमेंशन निकालना चाहोगे, डायमेंशन निकालना चाहोगे तो डायमेंशन हो जाएगी, क्योंकि कूलम्ब की डायमेंशन होती है 80 और मीटर की डायमेंशन होती है L, तो ये हो जाएगा L80। इसे आप लिख दीजिए M0 L1 A1 T1। ये डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। इसकी डायरेक्शन क्या होती, कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। चलो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ गई कि डाइपोल मोमेंट डाइपोल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। क्या है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्या है डाइपोल मोमेंट, क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में एक ये फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हो, और एक ये प्रॉपर्टी भी आप समझ गए कि Q टाइम्स 2a। क्यों क्या था, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, तो किसी भी एक चार्ज का क्या ले लो आप, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उनकी लेंथ से। अब देखो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये कहना चाह रहा है कि अगर इनके पास पास फील्ड निकालोगे तो वो ऑब्वियसली जीरो होगी। द टोटल चार्ज ऑफ द डाइपोल इज जीरो, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया है। फिर अगर इसके पास फील्ड निकालेंगे तो डेफिनेटली वो जीरो होगी। दिस डज नॉट मीन दैट द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो सिंस द चार्जेस Q एंड माइनस Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको इतना लिख रहा है कि यहाँ पे जो फील्ड होती है वो 1/r² से चेंज नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r², या बिगर Q अपॉन में r², ऐसा ही पढ़ा था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, r² के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है और रैपिडली चेंज हो रही है, इसलिए उसको हम लोग को स्टडी करना है। और एक बात बोल रहा है कि जो r होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 2a, उसको 2a मतलब डाइपोल की डिस्टेंस से काफी बड़ा होना चाहिए। उस वाले पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि तभी तो उसको पॉइंट चार्ज एज्यूम करोगे, तभी। अगर यहां से डिस्टेंस एकदम पास ले लेंगे तब तो पॉइंट चार्ज नहीं हो सकता ना, दूर लेंगे तभी तो पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज वही होता था जिसकी साइज को आप हमेशा क्या करते हैं, दूर लेंगे तभी पॉइंट चार्ज मानेंगे।
तो पॉइंट चार्ज तभी एज्यूम होगा जब आर की वैल्यू बहुत ज्यादा ही दूर होगी। चलो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। चलो अब यहां ध्यान से सुनना, हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, और इसकी दो कंडीशन है, एक है एक्सियल कंडीशन और एक है इक्वेटोरियल कंडीशन। इक्वेटोरियल का मतलब 90 डिग्री, एक इसके एक्सिस पे ले रहे हैं और एक इसके परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ले लेंगे। चलो मैं आपको दिखा रहा हूं मैं क्या करना चाह रहा हूं। यहां पर देखो ये डाइपोल है, हमने मान लिया डाइपोल की सारी प्रॉपर्टीज सेम है, और इससे कुछ इसके सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट एज्यूम कर ले रहा हूं पी, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो इस पॉइंट पी पर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डेफिनेटली राइट साइड होगी, गोइंग अवे। और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, डेफिनेटली लेफ्ट साइड होगी, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज है। इसे नाम देते हैं चार्ज 1, इसे नाम दे रहे हैं चार्ज 2। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2। क्लियर है सभी को बात? अगर हम इसी पॉइंट पे एट पॉइंट पी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, E net, the net electric field will be what? E1 minus E2। चलो अब मैंने बता दिया, क्योंकि ये R डिस्टेंस 2a से ऑलरेडी बहुत बड़ी है, ये वाली डिस्टेंस को हम लोगों ने 2a माना था, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस a हो गई और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या हो गई, a हो गई। अगर ये डिस्टेंस r है तो नोटिस करो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r है, तो फिर यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस a, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a। मतलब नेगेटिव चार्ज के कारण जो डिस्टेंस है वो है r प्लस a, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डिस्टेंस है वो है r माइनस a। रुको थोड़ा इसे नीचे कर देता हूं ताकि आप सभी को क्लियरली दिख सके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का नेट हो जाएगा ई वेक्टर, ई1 वेक्टर माइनस ई2 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू अपॉन में डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर कह लीजिए या आर का स्क्वायर, जो भी आपने पढ़ा है उसे कह देते हैं ना। तो चलो ई नेट ई1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू है Q अपॉन में ये E1 है, E1 का मतलब पहला चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और ये हो जाएगा R माइनस ए का स्क्वायर। फिर आप माइनस साइन लगाओगे और यहां पर इसे करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपॉन में R प्लस ए होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज टेकन एज कॉमन, Q भी कॉमन ले सकते हैं, और इनसाइड द ब्रैकेट आपको बचा है 1 अपॉन में R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस ए होल स्क्वायर। चलो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंस वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, R is very greater than 2a, then definitely R is also greater than a, and if R is greater than a, we can negligize the a square, means R square will be very greater than a square, and a square can be negligible. So we will write down the function as what, Q upon 4 pi epsilon naught. Have a look, let's open the bracket, this is R square plus a square plus 2RA, then minus of R square minus of A square, and again plus 2RA and close brackets divided by, this will be R to the power 4. Let's have a look. I am going to write down all the things here. So this is going to be E net is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square A square cancel out. This is 4RA divided by R to the power 4. 1R and 1R cancel out. This is R cube is left. So E net electric field is as what, Q upon 4 pi epsilon naught, and this is what, 4RA, right? So we are going to say it as 4A divided by R cube.
कैन आई राइट डाउन द 4a एज 2 times 2a बिकॉज 2a वॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां से जो मिलेगी वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं इसे लिख रहा हूं 2 टाइम्स q टाइम्स 2a। हमने q और 2a को एक तरफ कर लिया है, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और अभी अभी ही पढ़ी है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट एक्सियल पोजिशन, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और ये हो जाएगा p, और p वेक्टर आप लगा सकते हो, और ये हो जाएगा r3। हो गया। उसे आप r वेक्टर का क्यूब भी लिख सकते हो या फिर केवल r3 भी लिख सकते हो। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दिया। देखो ये प्रूविंग ही है, और ये प्रूविंग आप कह सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप स्टेट बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो डाइपोल के कारण अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो पहला निकाला है फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। पहला क्या निकाला है? फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। और देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ड्यू टू पॉजिटिव क्यू एंड ड्यू टू नेगेटिव क्यू। अगर मैं नेक्स्ट पेज में आपको डायग्राम दिखाऊं एक्सियल का, केवल और केवल मैं किसका डायग्राम आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक्सियल का, तो देखो आपको सेम चीज मिलेगी, और एक्सियल के लिए जो हमारा सेम टर्म आया है आपको सेम टर्म भी मिलेगा। देखते हैं कैसे। चलो तो ये देखिए ये एक्सियल वाला फॉर्मूला है, एक्सियल वाले को हमने सेम लगाया है। यहां पर एक हमारा चार्ज पार्टिकल है, यहां पर एक हमारा चार्ज पार्टिकल है, यहां पर एक हमारा चार्ज पार्टिकल है, यहां पे प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है, और हमने यहां पर एक पॉइंट पी लिया है। ड्यू टू पॉजिटिव क्यू यहां पर फील्ड लग रही है, यहां पर नेगेटिव लग रही है, और सारी चीज हम लोगों ने सेम करते हुए यहां पर एक देखिए यहां पर एक आंसर दिया है और एक फाइनल आंसर यहां पर दिया है। ये इक्वेटोरियल के लिए हो गया, यहां पर एक आंसर दिया है। देखो पी क्यूब क्यूब लिख रहे हैं क्योंकि पी क्यूब लिखने का सीधा सा सीधा हमारा रीजन है डायरेक्शन ऑफ दिस ना। यहां पर इन्होंने डायरेक्शन ऑफ दिस को नेगेटिव टू पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया ना। और अगर हम लोग बैकवर्ड में जाएं, पीछे साइड जाएं, जो हम लोगों ने प्रूविंग किया, देखो इसकी डायरेक्शन कहां है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या पी रहता है, डाइपोल मोमेंट। इसीलिए यहां पर इन्होंने क्या लगाया है, पी कैप। मैंने आपको बताया था जब भी टोपी पहनाएंगे, जब भी कैप लगाएंगे, तो कैप आपको हमेशा बताती है डायरेक्शन। चलो यही प्रूविंग इक्वेटोरियल के लिए करके देख लेते हैं ना। और इक्वेटोरियल पॉइंट, चल हमारे पास डाइपोल है, माइनस क्यू मैं यहां पे रख रहा हूं, यहां पर मैं प्लस क्यू रख रहा हूं। सेम लॉजिक, इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग 2a एज्यूम करेंगे। ये सेंटर पॉइंट है। अब सेंटर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एट सम डिस्टेंस ऑफ r, यहां पर हम एक पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं P एट विच वी हैव टू फिगर आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर हमने एक पॉइंट P लिया है, इससे इसकी डिस्टेंस है r। अगर ये डिस्टेंस हमने इसको एज्यूम की है 2a, ये है सेंटर पॉइंट, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी a, और यहां पर भी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी a। ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस r है, तो इस डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, विद इन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस लगाते हो। देखो नोटिस करो फील्ड कैसे ड्रॉ होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज फील्ड इज ऑलवेज टूवर्ड्स इट, राइट, रेडियली इनवर्ट। तो रेडियली इनवर्ट फील्ड को ड्रॉ करने के लिए आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा फील्ड ड्यू टू Q2, इसे नाम दे दे रहे हैं चार्ज 2, इसे नाम दे दे रहे हैं चार्ज 1, और ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज फील्ड हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स, तो ये हो जाएगा E1। देखो नोटिस करो अब आप, यहां पर जो ऊपर फील्ड जा रही है इस फील्ड को हमने नाम दिया है E1 फील्ड, और ये जो फील्ड आ रही है इसको हमने नाम दिया है E2 फील्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं पैरेलल। देखो इस वाले एंगल को अगर हम लोग थीटा एज्यूम कर लें, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। अगर इसे भी आप थीटा एज्यूम कर लें तो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। E1 इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा कंपोनेंट, ये आ जाएगा E1 cos थीटा, और बॉटम वाले का भी कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। देखो डायग्राम देख लो आप। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दो तरीके थे, मैंने आपको दोनों ही समझाया है कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका था कि आप उनके बीच का एंगल 2 थीटा मान लो और डायरेक्टली फॉर्म लगा दो, ई नेट इज इक्वल टू विद इन रूट ऑफ
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, अब एंगल टू थीटा है उनके बीच ना, तो आप कॉस 2 थीटा लिख देते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि ई नेट को आप लिख दीजिए E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब अगर नोटिस करो आप, डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो P की डायरेक्शन तो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो है ये। तो अगर मैं यहां पर इसके ओवरऑल में यहां पर मैं लिखता हूं P कैप, तो मुझे लगाना पड़ जाएगा नेगेटिव। मुझे क्या लगाना पड़ जाएगा? नेगेटिव। तो इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। चलो इसकी प्रूविंग के लिए मैं अभी P कैप को भूल जाता हूं। E1 और E2 की वैल्यू सेम आएगी, आपको ये बात पता है, क्योंकि E1 भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दिस वैल्यू स्क्वायर विद इन रूट ऑफ R1 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड द होल स्क्वायर ऑफ दिस, और E2 भी यही आएगा आपका, E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में विद इन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो जो इनके रूट्स हैं, जो इनका रूट वैल्यू वो हट जाएगा, तो आपको यहां से आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा P कैप विद द नेगेटिव माइनस ऑफ 2, E1 की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ऑलरेडी आपने यहां पे क्या कर दिया है इसका, जब आप इसका रूट देखोगे, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट का स्क्वायर में आपको कुछ नहीं मिलना है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल गया आपको यहाँ पर, और ये वैल्यू है कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एंगल है थीटा, कॉस क्या होता है, कॉस आप सभी को पता है, कॉस थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू है ए, हाइपोटेनस की वैल्यू है विद इन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा की जगह हम लोग ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एट द प्लेस ऑफ कॉस थीटा यहां पर P कैप भी लगा दीजिए, एट द प्लेस ऑफ कॉस थीटा यू विल राइट A अपॉन में विद इन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर P कैप, इट विल बी माइनस ऑफ वी कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q टाइम्स 2A डिवाइड बाई, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक है 1, एक की पावर है 1 और एक की पावर है 1/2, तो ऐड होकर के ये हो जाएंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। अब आपको ये बात पता है कि आर स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर को यहाँ पे नेग्लिजिबल सपोज कर लोगे, और ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को जब आप नेग्लिजिबल करोगे तो आपको मिल जाएगा आर क्यूब, और यहां पर अगर आप P वेक्टर लगा देते हो तो आपको P कैप लगाने की जरूरत नहीं है, और यहां पर ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स इट। अगर एनसीईआरटी पे वापस जाते हैं तो देखो एनसीईआरटी में भी आपका सेम तरीके से डेरिवेशन किया हुआ है, नोटेशंस कुछ अलग ले सकता है, यहां पर इन्होंने ये बात लास्ट में डिफाइन की हुई है। अगर आप डाइपोल मोमेंट वाली बात देखो तो फ्रॉम दिस इक्वेशन देखिए यहां पर इन्होंने ये P कैप तो रख दिया था, लेकिन P इज इक्वल टू 2A टाइम्स P कैप, ये बाद में इन्होंने डिफाइन किया। तो डाइपोल मोमेंट की यहां से आप डेफिनेशन देख लेना, ये दिस सजेशन द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो ये वाला पॉइंट आप मार्क कर लेना यहां पर। और फाइनली इसको आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये वाला आपका एक्सियल के लिए फॉर्मूला दिखा हुआ है और ये वाला आपका इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला दिखा हुआ है, जहां पर अगर इन्होंने P वेक्टर डायरेक्टली यूज कर लिया है तो P वेक्टर के लिए आपको P कैप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इन्होंने ऑलरेडी नेगेटिव यहां पर दिया, और मैंने अभी आपको बताया कि वाई देयर इज नेगेटिव। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब अगर आप दोनों फॉर्मूलाज को नोटिस करो तो दोनों फॉर्मूला ही आपको बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के लिए, अगर एक्सियल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखें तो एक्सियल के लिए आपका फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टू पी अपॉन आर क्यूब, यहां पर P वेक्टर था यहां पर E वेक्टर था, और इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला था आपका E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन आर क्यूब।
तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप एक्सियल देखो चाहे आप इक्वेटोरियल देखो, मतलब ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बात आपको इस पैराग्राफ में समझा रहा है, नोटिस करने को कह रहा है, तो आप मार्क कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की कोई उतनी ऐसी नीड नहीं है, लेकिन आप मार्क सकते हैं। देखिए अब आपको यहां पर बोलना है, ये जो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, डाइपोल मोमेंट और पॉइंट डाइपोल, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। अब बात आपसे कर रहा है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल की। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस डाइपोल का क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके जो सेंटर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के, वो एक ही जगह पर होते हैं और कुछ के अलग अलग जगह होते हैं। जिनके अलग अलग जगह पे होंगे सच मॉलिक्यूल्स लाइक पोलर मॉलिक्यूल्स, तो आप ये पॉइंट कर लो, यहां पर दो जगह पॉइंट कर लीजिए। The centers of positive charge and negative charges lie at the same place. Therefore, their dipole moment is zero. Carbon dioxide and methane are this type of molecule. फिर दूसरा आप यहां पे मॉलिक्यूल मार्क कर लीजिए, the centers of negative charges and positive charges do not coincide. Therefore, they have permanent electric dipole moment even in the options of electric field. Such molecules are polar molecules. H2O is the example of this type of molecule. तो ये पैराग्राफ आप क्या कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। यहां पर लास्ट में आपको एक स्टार पॉइंट दिखाया गया है कि कैसे सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या फिर चार्जेस कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये सेम है जैसा आप सेंटर ऑफ मास के लिए कैलकुलेट करते थे, बिल्कुल वैसा ही है कि सेंटर ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आपका सेम फॉर्मूला दिया है, जैसे ये क्या हो जाएगा आपका Q1R1 प्लस Q2R2 प्लस Q3R3 या फिर डॉट 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 Qn डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn, और यही आपका है R सेंटर फॉर चार्जेस। चलो अब अगर एक क्वेश्चन की बात करें, जो यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड, देखिए यहां पे बोला 2 चार्जेस हैं प्लस 10 माइक्रोकूलम जो प्लेस है एक दूसरे से 5 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यूज आपको दी हुई है, मतलब डाइपोल में Q की वैल्यू है, एक है पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम का और दूसरा है नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम का, जो एक दूसरे से मतलब 2a की डिस्टेंस आपको बोल रहा है, कितना बोल रहा है 5 मिलीमीटर। Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 सेंटीमीटर अवे, तो R की वैल्यू आपको दे दी है 15 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, A आपको निकालना है जब वो 15 सेंटीमीटर अलोंग द एक्सिस होगा, और B आपको निकालना है जब वो परपेंडिकुलर होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अलोंग द एक्सिस है और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पहले वाले के लिए या फिर पार्ट ए के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्टली रख दीजिए। उससे पहले आप निकाल लेते हैं पी की वैल्यू, डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी किसी एक चार्ज का मल्टीपल इनटू लेंथ। कोई एक चार्ज हो जाएगा 10⁻10⁻�6। क्यों, क्योंकि ये माइक्रो में था और फिर उनके बीच की लेंथ है 5 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये मिल जाएगा 50 टाइम्स 10⁻⁻9, जिसे आप लिख सकते हो 5 टाइम्स 10⁻⁻8 कूलम मीटर। चलो पहला एट एक्सियल T इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 टाइम्स 10⁻⁹। 2p की वैल्यू 2 और p की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 5 टाइम्स 10⁻⁸ डिवाइड बाई r की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो आप इसे लिखोगे 15 टाइम्स 10⁻⁻² होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व कर लोगे, पहले का आंसर मिल जाएगा। पार्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है p/r³। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे सारी वैल्यूज को रख करके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स 10⁻⁸ डिवाइड बाई सेम 15 टाइम्स 10⁻² होल स्क्वायर, तो आपको सेकेंड की आंसर मिल जाएगी और यहां पर ये क्वेश्चन भी हो गया। अगर हम लोग नेक्स्ट इसका आंसर देखना चाहें कि क्या आंसर आएगा, तो एक्सियल के लिए जो आपका आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है और इक्वेटोरियल के लिए जो आपका आंसर आ रहा है वो कुछ इतना आ रहा है।
तो आप इसको निकाल सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो डायपोल की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कल हम आपसे बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का और फिर हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ। तो अराउंड नेक्स्ट 4 to 5 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।